हेलो एवरीवन, दिस इज अर्नव गोयल। वेलकम टू द सोशल डेन फॉर क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का यूनिट 6। तो ये फाइनल यूनिट है इस चैप्टर का। इस वीडियो के बाद ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं आपको पूरा वीडियो की समरी एक बार बता दूंगा। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बारे में कि नेशनलिज्म क्या चीज़ है, हमने पहले कुछ 5 यूनिट्स में हमने पढ़ा है, और अब इम्पीरियलिज्म क्या है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप एक बेस चीज़ समझ लो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि बेस चीज़ ये थी कि हम कुछ इस बार बाल्कन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बाल्कन वर्ड दिख रहा है, कुछ रीजन्स थे जिनमें कुछ कन्फ्लिक्ट हुए नेशनलिज्म के लिए। इम्पेरियलिज्म का मीनिंग समझो। इम्पेरियलिज्म इज बेसिकली व्हेन समवन हैज़ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, बट नेशनलिज्म क्या चीज़ है? नेशनलिज्म है आपको अपनी देशभक्ति की एक भावना है, लेकिन इम्पेरियलिज्म उसका एक अलग वर्जन है कि आपको अपने देश के प्रति तो भावना है, लेकिन दूसरे की कंट्री के अगेंस्ट आपको एक नेगेटिव फीलिंग है। एक आप अच्छे से उसके अगेंस्ट हो, आप दूसरे के कंट्रीज़ के। सो इम्पेरियलिज्म इज दैट थिंग. So by the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed of limited ends. इसका मीनिंग क्या है? ये वाली लाइन ऐसे एग्जाम में नहीं आएगी, बट मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। अब तक हमने जैसे पढ़ा कि नेशनलिज्म से कुछ आइडियाज़ आए, एक यूनिटी आई, डाइवर्सिफिकेशन को आपने एक यूनिफिकेशन में लेकर आए। आप दूसरी कंट्रीज़ में कुछ वॉर्स के थ्रू, कुछ सेंटिमेंट्स के थ्रू, रोमांटिसिज्म के थ्रू आपने यूनिफाइड कंट्रीज़ बनाई। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है इम्पेरियलिज्म में? आप जब दूसरे की कंट्री पे इतना ज़्यादा काबू पाना चाह रहे हैं, तब तो ऑब्वियसली वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाएगी। वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन से यूनिफिकेशन तो नहीं आएगा ना, दैट इज़ वेरी क्लियर. So during this period, national groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. तो बस वही हुआ, national groups became increasingly intolerant to each other. आप nationalism कर रहे हो कि मैं भी अपनी कंट्री को नेशनलिज्म के लिए अपनी कंट्री को वाइड स्प्रेड करना चाहूँगा, अपनी कंट्री का एरिया बढ़ाना चाहूँगा, जिससे मेरी कंट्री में लोग और आएंगे, लोग और खुश होंगे, रिसोर्सेज और आएंगी। बट दूसरी कंट्रीज भी तो यही चाहेगी, या फिर कोई कंट्री ये तो नहीं चाहेगी ना कि आप मेरे रिसोर्सेज ले लो। तो उस वजह से वॉर आ गई। वॉर में क्या हुआ? द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स। तो अब ये जो होने लगा, यूरोपियन पावर्स भी आ गई थी, कुछ बड़ी यूरोपियन पावर्स आ गई थी। तो द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशंस in Europe after 1871 was the area called Balkans. ठीक है, was Balkans. The Balkan region was of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs. ठीक है, तो बाल्कन्स को ही स्लाव्स कहते थे। ठीक है, बाल्कन्स को ही स्लाव्स कहते थे। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लो। ओके, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन was under the control of Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. Okay? तो क्या हुआ? जो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर के बारे में हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म लाया बाल्कन्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो कि हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल पे। ठीक है, अब देखो कहानी कैसे जुड़ रही है। हिस्ट्री की ब्यूटी है, कहानी कहीं कहीं जुड़ जाती है और आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, all through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subject to nationalists broke away from its control and declared independence. तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने बाल्कन
बाल्कन्स ने छोटी छोटी जो कंट्रीज थी जिन्हें बाल्कन्स कहते थे, फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न डे रोमेनिया, अल्बानिया वगैरह वगैरह जो ये हैं, ठीक है, इनके जो एथनिक वेरिएशंस थे 1871 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1871 के बाद क्या क्या हुआ तो ये बाल्कन्स में ही लिखा आएगा। क्वेश्चन आता है व्हाट वर द सिचुएशन आफ्टर 1871, तो बाल्कन्स के बारे में ही पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है। सो Balkans were a large part of Balkans were under control of Ottoman Empire, ठीक है। वर जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस, इन कंट्रीज का नाम लिखना है। और धीरे धीरे क्या हुआ 19th सेंचुरी में मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल रिफॉर्म्स, रोमांटिसिज्म की वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड रीजन वॉज वेरी एक्सप्लोसिव। Each and every Balkan region made their independence and declared independence. Sorry, the Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had been once independent but had subsequently been subjected by foreign powers. इसका क्या मतलब हुआ? इसका वही मतलब हुआ जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हमने कभी ब्रिटिश राज पे कहा होगा कि हम बहुत पहले तो आज़ादी थे, ब्रिटिश राज के पहले हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप लोग आ गए तो हमारे इंडिपेंडेंस को छीन लिया आपने हमसे। बस उसी तरीके से बाल्कन्स में भी, बाल्कन रीजन्स में भी वहाँ के लोगों ने यही बोला कि हिस्ट्री को प्रूव कर दिया, मतलब यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे वर इंडिपेंडेंट वंस। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their lost independence. Okay, so, Balkans, the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence. ठीक है, तो जो स्लाव्स रीजन थे, बाल्कन रीजन्स को ही स्लाव्स कहते थे। ठीक है, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, स्लाविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, तो उनकी आइडेंटिटी को वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे। द बाल्कन स्टेट्स वर फियरसली जेलस ऑफ ईच अदर। तो अब बाल्कन्स में क्या होता था, लोग एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आई विल मार्क इट विद द रेड कलर। ईच अदर होप टू गेन मोर टेरिटरी एज at the expense of others. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. समझे इस बात को? नेशनलिज्म खत्म हो गया, आप दूसरे के टेरिटरी को और लेना चाह रहे हो, नेशनलिज्म वाली फीलिंग तो गायब ही हो गई इस तरीके से। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well and military might. These rivalries were very evident in the way Balkan perform unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austria-Hungary, was keen on countering the whole of other powers over the Balkans and extending its own control over area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. ठीक है, तो अब क्या हुआ, वॉर्स चल रही थी बाल्कन एरियाज़ में तो चल ही रही थी, लेकिन यूरोपियन पावर्स के बीच में भी राइवलरीज चल रही थी ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। क्योंकि यूरोप क्या कर रहा था, यूरोप इंग्लिश ब्रिटिश राज जो कर रहा था, कॉलोनीज बना रहा था, कॉलोनाइज कर रहा था वर्ल्ड को। व्हाट इज कॉलोनाइज्म, हमने क्लास 8 में पढ़ा था। ओके, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म led Europe to disaster in 1914, but meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in 19th century began to oppose imperial domination. ठीक है, नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन हो गया था और यूरोप में एक डिजास्टर आ गया था 1940 में, विच वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। व्हाट वर द रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? में तो बाल्कन रीजन के बारे में बताना है आपको, बाल्कन के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, स्लाव्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। The anti-imperial movements that had developed everywhere were nationalist in sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective nationality forced into confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were now replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that society should organize into nation states came to be accepted as natural and universal. ठीक है, तो वैसे आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम बेसिक चीज़ जो लास्ट यूनिट में यही बताइए कि बाल्कन रीजन्स क्या थे। बाल्कन रीजन्स नेशनलिज्म के वजह से इंपीरियलिज्म पे आए, इंपीरियलिज्म की वजह से टूट गए,
टूट गए तो कुछ वॉर शुरू हुई, फाइट्स वॉर में यूरोपियन पावर्स आ गई, जर्मनी आ गई, इंग्लैंड आ गई, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियो हंगरी, रशिया वाली कंट्रीज आ गई, विच लेड टू वर्ल्ड वॉर 1914। ठीक है। अब ये लास्ट इमेज देख लो। लास्ट इमेज क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके। अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, एट टॉप द एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम इन द फोरग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे देखो आप फ्रीडम के लिए होगा, और यहाँ पे सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन। ठीक है, सिटिंग ओवर द ग्लोब, यानी कि यहाँ पे ये ब्रिटिश नेशन है जो ग्लोब के ऊपर बैठा है, यानी कि सब पे रूल कर रहा है। द कॉलोनीज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इमेज ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल। यहाँ देखो, यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे टाइगर है, सॉरी, यहाँ पे हिरन वगैरह, कैंगरूज, यानी कि कहाँ कहाँ कॉलोनाइज कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश राज ने तो हर जगह कॉलोनाइज करा था। आप यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ओके, द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड। ठीक है, so that's it, we end with the chapter. Thank you everyone for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you everyone, thank you so much.